पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, अगर दुनिया भर पे नज़र डाली जाए तो अमेरिका, जिसे कहा जाता है कि एक ग्लोबल सुपर पावर है, वहाँ पे पुलिस गर्दी के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज हैं। और ये मामला आज से तकरीबन 6 दिन पहले शुरू हुआ, जब एक अमरीकी पुलिस अफसर ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन के ऊपर पाँव रखा और उसको मुसलसल दबाता रहा और वो बेचारा चीखता रहा कि आई कांट ब्रीथ, मैं सांस नहीं ले सकता, मैं सांस नहीं ले सकता। और फिर उसके बाद वो जाँ बहक हो गया। उसके बाद मुख्तलिफ शहरों में ये फसादात शुरू हो गए हैं और अमरीकी पुलिस की जो नस्ल परस्ती है और उस तरह की जो पॉलिसीज़ हैं, उसके ख़िलाफ़ अमरीका में जितने भी शहरी हैं मुतअद्दिद रियासतों में बाहर निकल आए। इस वक्त सूरत हाल ये है कि वहाँ पे मुतअद्दिद शहरों और डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू का भी नफाज है। और कल तो सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई कि सदर ट्रंप, उनको भी अंडरग्राउंड बंकर में जाना पड़ा। सीक्रेट सर्विस उन्हें अंडरग्राउंड बंकर में भी कुछ देर के लिए ले गई थी। ये मामलात हो क्या रहे हैं अमेरिका में? एक तो कोरोना वायरस से जो हलाकतें हैं, वहाँ पे 1 लाख से ज़ायद लोग जाँ बहक हो चुके हैं, साथ ये वाले फसादात। अब इस पे हुकूमत जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं, पॉपुलर लीडरशिप जिस तरह के फैसले करती हैं, क्या ये उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है? और ये आगे जाके नवंबर जब इलेक्शंस होने हैं, उस वक्त तक ये सूरत हाल क्या बनेगी? और सदर ट्रंप के जो इस हवाले से सर्वेज आ रहे हैं कि उनके चांसेस थोड़े से इस हवाले से ब्लीक होते जा रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चल के इस हवाले से भी बात करेंगे। दुनिया भर में अगर कोरोना वायरस के केसेस पर नाज़रीन नज़र डाली जाए तो 62 लाख के पॉजिटिव केसेस पूरी दुनिया में आए हैं। तकरीबन 3,70,000 के करीब लोग जाँ बहक हो चुके हैं। और इसमें अगर पाकिस्तान पर नज़र डाली जाए तो आज की जो अभी तक लेटेस्ट इतलात आ रही है कि पाकिस्तान में भी जो पॉजिटिव केसेस की तादाद है तकरीबन 75,000 के करीब पहुंच चुकी है, जिसमें से तकरीबन 26,000 लोग जो हैं वो सेहतियाब हो चुके हैं। लेकिन जो अमवात हैं वो 1500 के करीब हो गई हैं। पंजाब हुकूमत के पास भी एक मरासला आया जिसमें कि कुछ प्रोजेक्शंस की गई और ये बताया गया कि सिर्फ लाहौर शहर में जो प्रोजेक्टेड इस वक्त केसेस हैं, जो सैम्पलिंग हुई है, जो टेस्ट हुए पंजाब में, उस हवाले से जो फिगर आ रही है वो तकरीबन 6,70,000 के करीब पॉजिटिव केसेस की आ रही है। और इसी हवाले से तमाम डिपार्टमेंट्स को कहा गया कि जनाब आपने अपने SOPs बनाने। इसी हवाले से आज कौमी राब्ता कमेटी का भी इजलास हुआ जिसमें तमाम सूबाई वज़ीर आला, सीनियर वज़रा मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने इसकी सदारत की और इसमें यह फैसला किया गया कि पाकिस्तान में जो लॉकडाउन है उसमें नरमी की जाए। और इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने चंद ऐलानात भी किए। लेकिन जब हम कोरोना वायरस पर नाज़रीन नज़र डालते हैं तो इसकी जब ट्रेजेक्ट्री हम देखते हैं कि ये शुरू किस तरह से हुआ, और दुनिया के जितने बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने कहा कि ये एक फ्लू है और ज़्यादा इससे ख़तरा नहीं होगा। और बात इन सब की सही है कि वाकई ये एक फ्लू की वेरिएशन है, लेकिन मसला ये है कि इस फ्लू का अभी तक इलाज नहीं है। और कोविड-19 इसको कहा इसीलिए जाता है कि कोरोना वायरस 2019 की जो फॉर्म है कोरोना वायरस की, उसका इलाज नहीं है और इसे कोविड-19 का नाम दिया जाता है। और इससे पहले फ्लू की डिफरेंट वेरिएशंस आती रही हैं। तो जो बड़े बड़े लीडरान इस हवाले से पहले कहते रहे, क्या कहते रहे, आइए देखते हैं। Wash your hands, stay clean. You do certain things that you do when you have the flu. I mean, view this the same as the flu. Let me be absolutely clear that for the overwhelming majority of people who contract the virus, this will be a mild disease from which they will speedily and fully recover. अपने हाथ धोते रहना चाहिए और बराबर सफाई करनी चाहिए। डरने की जरूरत नहीं है, भय पैदा करने की जरूरत नहीं है, अफवाहें फैलाने की जरूरत नहीं है। 90% आपको अगर कोरोना वायरस होता है तो आपको कोई एक फ्लू की तरह होगा, चंद दिनों के बाद आप ठीक हो जाएंगे। और नाज़रीन, आपने देखा कि दुनिया के जो बड़े ममालिक हैं उनकी जो अप्रोच थी, हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की अप्रोच भी उसी तरह थी, बल्कि बाज़ चीज़ों में तो वज़ीर आज़म की सोच उनसे आगे थी और दुनिया उन कामों पे बाद में आई जो वज़ीर आज़म पहले दिन से कह रहे थे। और आज भी जब वज़ीर आज़म ने ब्रीफिंग दी NCAC मीटिंग के बाद, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी की, कौमी राब्ता कमेटी की मीटिंग के बाद, तो उन्होंने ये कहा कि वायरस ने तो बढ़ना है और अमवात इस हवाले से बढ़ेंगी। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। वायरस ने बढ़ना है
और लोगों को वायरस होगी, ये फैलेगी। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि हमारी अमवात भी बढ़ेंगी। जी नाज़रीन, वज़ीर आज़म ने आपको आगाह कर दिया है, कौम को आगाह कर दिया है और बड़े अफसोस से ये आगाह किया है कि अमवात भी इस हवाले से बढ़ेंगी और इस हवाले से जो ज़िम्मेदारी है वो अब आवाम की है। आप लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी है कि जो हुकूमत ने SOPs इस हवाले से दिए उसको फॉलो करें। इस्लामाबाद में तो मास्क कंपलसरी कर दिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल डिस्टेंसिंग का इस हवाले से कहा जा रहा है। ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? वज़ीर आज़म ने इस हवाले से भी बताया और कौम को आगाह किया कि अगर ये वाले इक़दाम ना लेते तो मईशत बुरी तरह से मुतासिर होनी थी। उन्होंने बताया कि हमारी बरामदात कम हो रही हैं, रेमिटेंसेस जो बाहर से लोग पैसा भेजते हैं वो इस हवाले से कम हो रहा है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने कि इकॉनमी पे क्या असरात पड़ेंगे, आइए देखते हैं। जो लॉकडाउन की वजह से हमारी जो इकोनॉमी के ऊपर असर पड़ा है, हमारी जो टैक्स कलेक्शन है यानी जो हमने पैसा इकट्ठा करना है जिससे मुल्क चलाना है, वो 30% कम हो चुकी है। हमारी एक्सपोर्ट्स गिर गई हैं। हमें आगे खदशा कि हमारी जो रेमिटेंसेस हैं जिसके ऊपर हम अपना खर्चा बर्दाश्त करते हैं वो कम हो गई है। हमारी जो इन्वेस्टमेंट है इस वक्त सारी दुनिया में जो हालात हैं वो रुक गई है जो इन्वेस्टमेंट थी। तो इसलिए एक तरफ मुल्क का माशी हालात पहले ही अच्छे नहीं थे, इससे और ज़्यादा मुतासर है। दूसरी तरफ एक गुर्बत बढ़ेगी अगर हमने ये ज़्यादातर लॉकडाउन किया। जी नाज़रीन, आपने सुना कि जो टैक्स महसूलात हैं वो 30% कम हो गए। जो हमारी मईशत है उस पर बुरा असर पड़ रहा है और वज़ीर आज़म को इस चीज़ का इदराक है कि एक तो मईशत उनका कहना है कि पहले अच्छी नहीं थी और अगर लॉकडाउन ये ज़्यादा अरसा कंटिन्यू रहता तो मज़ीद मुश्किलात होंगी और मज़ीद अगर मुश्किलात होंगी तो जो नंबर वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कितनी आबादी इस हवाले से मुतासिर होगी। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी में से 50% से ज़्यादा आबादी अगर ये लॉकडाउन कंटिन्यू रहता तो मुतासिर होती। वज़ीर आज़म ने क्या कहा, आइए देखते हैं। हमारे इस वक्त 13 से 15 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं इससे, जिनके हालात बुरे हैं। हमने एक दफ़ा तो पैसे दे दिए उनको अभी भी और इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं देने के कि अपना निचले तबके को पैसा पहुंचे। लेकिन हुकूमत के पास इतने हमारे हालात ऐसे नहीं कि हम इनको पैसे खिलाते रहें, कितने पैसे और देते रहें। जी नाज़रीन, आपने सुना वज़ीर आज़म बता रहे हैं कि 13 से 15 करोड़ यानी कि तकरीबन 65% आबादी पाकिस्तान की इनडायरेक्टली कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुकी है, जो अभी की फिगर्स हैं। और अगर लॉकडाउन कंटिन्यू करता तो वज़ीर आज़म को इस चीज़ का इदराक है कि हालात मज़ीद मुश्किल होते हैं। जिस लॉकडाउन की बात की जाती है, मुश्किल फ़ैसले हैं, और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से बताया कि वो किस किस्म का लॉकडाउन चाहते थे और किस किस्म का हुआ। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। जो मैं चाहता था हो तो वो इस तरह का लॉकडाउन नहीं था जो कि हो गया पाकिस्तान में। और हुआ क्यों? 18th अमेंडमेंट है, सूबों के पास इख्तियारात थे, वो सूबे खुद देख रहे थे, उनको प्रेशर था। हर जगह डॉक्टर्स एक चीज़ कहते थे, पैसे वाले लोग एक चीज़ कहते थे, और दूसरी तरफ एक नीचे से एक तबका था लेकिन जिसकी आवाज़ नहीं थी। जी नाज़रीन, जिस तबके की आवाज़ नहीं थी वज़ीर आज़म ने उस तबके का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा इस पॉलिसीज़ के हवाले से। और आज जो फैसला हुआ इस हवाले से सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ मालूम करेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा वहाब साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। मैंने आपको कंपैरिजन भी दिखाया कि दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के जो लीडरान हैं, हमारे वज़ीर आज़म की विजन उनसे मिलती है या उनसे काफ़ी स्टेप आगे थी। सिंध हुकूमत आज आप ये इतराफ़ करेंगे कि पीछे थी और आज वज़ीर आज़म के साथ बाकायदा तौर पे उसी फैसलों के साथ एग्री कर गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरशद साहब, जो मवाजना आपने बैनुल-अक़वामी लीडर्स के साथ वज़ीर आज़म का किया है, मैं तो उसको कॉम्प्लीमेंट के एतबार से नहीं लेना चाहूँगा। ये अच्छी मिसालें वैसे ही नहीं है मेरे नज़दीक। जहाँ तक सिंध गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव है, हम पहले दिन के साथ अवाम के साथ खड़े हुए थे, अवाम की सेहत के साथ खड़े हुए थे, अवाम की जानों के साथ खड़े हुए थे, और आज भी हमारा मौक़िफ़ ये है। अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी जो स्ट्रैटेजी थी, हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उससे इत्तफाक नहीं किया, और जिसकी वजह से जो लॉकडाउन की ओवरऑल स्ट्रैटेजी थी वो कॉम्प्रोमाइज़ हुई। हम आज भी समझते हैं अगर मार्च में 2 प्रॉपर 14-14 रोज़ के इफेक्टिव लॉकडाउन हमने मुल्क भर में लगा दिए होते और वफाक ने सूबाई हुकूमतों की सही तरीके से मदद की होती और एक कॉमन बयानिया आम आदमी को जा रहा होता, तो मैं समझता हूँ आज जो नंबर्स आप देख रहे हैं जो कि बड़े अलार्मिंग हैं, बड़े खतरनाक हैं, मैं समझता हूँ उतने खतरनाक नंबर्स नहीं होते। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर को ज़्यादा उनकी तरजीहात में मईशत थी, इकॉनमी थी, सरमाया था,
जिसकी वजह से उन्होंने ज़्यादा फोकियत मैं समझता हूँ आम आदमी की सेहत के मुकाबले में मईशत को दी। जो वज़ीर आज़म साहब नंबर्स दे रहे थे मईशत के हवाले से, टैक्स महसूलात के हवाले से, अरशद साहब आप बड़े एक्सपीरियंस जर्नलिस्ट हैं, आप रिसर्च करते हैं, आप पिछले साल इनकी टैक्स कलेक्शन के टारगेट्स देख लें और कितना उन्होंने अचीव किया था, इन्होंने अपने टारगेट्स अचीव नहीं किए। इस साल भी मैं समझता हूँ कोरोना वायरस तो हैज कम एज अ ब्लेसिंग फॉर दिस इनकॉम्पिटेंट फेडरल गवर्नमेंट, क्योंकि इनको इस साल भी अपने टारगेट्स ये लोग मीट नहीं कर पा रहे थे। अब इनको बहाना मिल गया है कि जी सूबाई हुकूमतों ने लॉकडाउन कर दिया था, अब इनको बहाना मिल गया है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी टैक्स महसूलात जो हैं वो अफेक्ट हो गई हैं। आप नंबर्स उठा के देख लीजिए, कोरोना वायरस से पहले के भी 26 फरवरी को पहला केस आया कोरोना वायरस का, 23 मार्च को पहला लॉकडाउन लगा सूबाई सिंध के अंदर। आप मार्च से पहले की कलेक्शन उठा के देख लीजिए वफाकी हुकूमत की, बहुत ही मैं समझता हूँ अबिस्मल परफॉर्मेंस थी FBR की। ये सारे हकायक हैं जो मैं समझता हूँ आप जैसा जर्नलिस्ट बखूबी वाकिफ है। बट अनफॉर्चुनेटली प्राइम मिनिस्टर साहब कुछ और उनका पर्सपेक्टिव है। हम आज भी समझते हैं, सिंध गवर्नमेंट समझती है कि इस कौम को मुत्तहिद होकर कोरोना वायरस के खिलाफ बिल्कुल ठीक है, मुत्तहिद होकर आपने मुझसे साहब 2-3 पॉइंट्स उठाए। अब मैं एक एक पॉइंट करके उस पर आ जाता हूं। पहला पॉइंट आपने कहा कि सदर ट्रंप या बोरिस जॉनसन, सदर ट्रंप अमेरिका के सदर हैं, लीड कर रहे हैं एक सुपर पावर को, बोरिस जॉनसन डेवलप्ड वर्ल्ड बरतानिया उसको लीड कर रहे हैं, और वजीर आजम की विजन और जो ख्यालात थे इवेंचुअली वो तो जो डेवलप्ड ममालिक है उनसे आगे के ख्यालात निकले। इसको आप क्यों नहीं अप्रिशिएट करते, या सिर्फ आप ऑपोजिशन बनाए ऑपोजिशन ही कर रहे हैं? मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की आवाम को फैसला करने दें कि अगर मवाजना उनके वजीर आजम का किया जा रहा है, उसको अप्रिशिएट किया जा रहा है इस बेसिस के ऊपर कि उनका विजन डोनाल्ड ट्रंप जैसा है या उनका विजन बोरिस जॉनसन जैसा है, तो लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान डिसाइड। जो अमवात बरतानिया में हुई है, जो तबाही बरतानिया में हुई, जिस तरह की अमवात अमेरिका में हुई, जिस तरह की तबाही अमेरिका में हुई और आजकल भी चल रही है, आपने खुद अपनी इंट्रो में बताया, मैं समझता हूँ ये एक अच्छा मवाजना नहीं है जिसके बारे में मैं अपने वजीर आजम का करना चाहूँ। मुर्तज़ा साहब, अमेरिका भी लॉकडाउन खोलने पे मजबूर हुआ, बरतानिया ने भी लॉकडाउन खोल दिया, दीगर ममालिक ने भी लॉकडाउन इवेंचुअली खोला। वजीर आजम तो पहले दिन से अपोज कर रहे थे। वो जिस अशराफिया का जिक्र करते हैं या जिन उम्रा का जिक्र करते हैं, वो कहते हैं मैं तो गरीब आदमी की बात करता, ये तो अमीर लोगों का मसला है। और उसमें सिंध हुकूमत जिसमें वजीर आला सिंध और माशाल्लाह आप नासिर हुसैन शाह साहब, पहले दिन से जो डिबेट चल रही है सेहत जिंदगी वर्सेस मईशत, वो डिबेट थी। और उसमें अब दुनिया के जितने लीडरान हैं, खासतौर पर ट्रंप हो गए, बोरिस जॉनसन, वो तो अब इमरान खान साहब को फॉलो करते नजर आ रहे हैं। चलें, मेरे ख्याल में कोई PTI का अगर लीडर होता तो बड़ा खुश होता है इस बात पे और कहता जी बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उनके वजीर आजम के लिए। मैं इसको कॉम्प्लीमेंट नहीं समझूंगा। मैं आज भी समझता हूं कि जिन लोगों के घरों में जनाजे उठ रहे हैं, जो लोग अमवात को फेस कर रहे हैं, जो लोग कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर हुए हैं, अगर वजीर आजम कभी उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, कभी अपने नथिया गली वाले बबल से बाहर निकलेंगे, तो उनको हकायक का पता चलेगा। राइट, मुर्तज़ा साहब, आपने मईशत का जिक्र किया और आपने कहा 30% टैक्स महसूलात कम हुए। जो फिगर है ये उससे पहले की जो नेशनल अकाउंट्स कमेटी ने फिगर्स दिए हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो मार्च तक थी। और जब 5.5 ट्रिलियन का इन्होंने रेवेन्यू टारगेट रखा था, उस वक्त आपने ऑपोजिशन ने भी और मुल्क के जो माहिर इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा था ये मुमकिन नहीं होगा, और इसमें 700 अरब के एडिशनल टैक्सेस भी लगाए गए थे। और जो फिगर्स आई हैं वो 3.5 ट्रिलियन की कलेक्शन तकरीबन 11 माह की, और उससे पहले की कुछ। और अब बाकी जो मामलात हैं वो तो अब एक ग्लोबल रियलिटी है कि गल्फ ममालिक से रेमिटेंसेज आती थी, वो भी कम होनी। और ये माशी चैलेंजेस अगर ये वाले इकदाम नहीं करते, और वज़ीर आज़म ने 18वीं तरमीम का जिक्र किया कि सूबे भी खुद मुख्तार हैं, तो आज आप जितने फैसले हुए हैं सिंध हुकूमत उसके साथ खड़ी है। देखिए, जो फैसले आज किए हैं सिंध गवर्नमेंट ने अपना मौक़िफ़ रखने के बाद वज़ीर आज़म को अपनी मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये है कि हमें इस टाइम पर बजाय इसके कि एक दूसरे से लड़ें, हमें कोरोना से लड़ना है, कोरोना के खिलाफ स्ट्रैटेजी कायम करनी है। हमने अपनी गुजारिशात, अपने मौक़िफ़ को बड़ा स्ट्रांगली वज़ीर आज़म के सामने रखा, बट वज़ीर आज़म का जो विजन था, उनका जो एजेंडा था, वो डिफरेंट था। आखिर में नंबर गेम में भी PTI हमसे आगे है, जो मेजॉरिटी है NCC के अंदर, उसके अंदर भी PTI की नुमाइंदगी ज़्यादा है। तो हमने आखिर में वज़ीर आज़म के फैसले की तायीद की, हम उस फैसले को सपोर्ट करने की भरपूर कोशिश करेंगे। लेकिन हम समझते हैं कि ये कहना कि अवाम हर चीज़ को फॉलो करे,
हर चीज 18वीं तरमीम पे सूबाई हुकूमतों पे डाल देना, तो फिर वफाकी हुकूमत क्या काम कर रही है? एक सवाल है जो मैं समझता हूं जिसके ऊपर वफाकी हुकूमत को सोचना चाहिए कि वफाक क्या फिर काम करेगा, क्योंकि आखिर में हर चीज का मलबा उन्होंने आवाम के ऊपर डाल दिया है और दूसरा उन्होंने सूबाई हुकूमतों के ऊपर डाल दिया है। तो आप मुझे बताइए वजीर आजम पाकिस्तान की क्या जिम्मेदारी है फिर? राइट मुर्तज़ा वहाब साहब, आपने सवालात का जिक्र किया तो आज और पहले भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारे सवालात उठाए। मैं इसमें जानना चाह रहा था, आपने कहा कि जी वर्बल इंफॉर्मेशन पे आपने कोट करते हुए रिपोर्ट को कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने फैसला किया सब्सिडी का। वर्बल इंफॉर्मेशन किस तरह जा सकती है वज़ीर आला पंजाब को, जो आप आज सवाल उठा रहे थे, और 6 तारीख को ही उन्होंने फैसला किया और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आज ये रिपोर्ट पढ़ रहा था तो जो पंजाब हुकूमत की 6 दिसंबर को मीटिंग हुई थी वो तो सुबह 10 बजे हुई थी और वफाकी हुकूमत की काबीना मीटिंग शायद दोपहर को हुई थी। तो ये वर्बल इंफॉर्मेशन पहले कैसे कन्वे हो सकती है? सिंध हुकूमत में भी वर्बल इंफॉर्मेशन पे फैसले होते हैं? नॉट एट ऑल अरशद साहब, हुकूमतें वर्बल इंफॉर्मेशन पे नहीं चलती, वो लिखत में चलती है, कॉरेस्पॉन्डेंस के ऊपर चलती है, राइटिंग चलती है। अगर वफाकी हुकूमत की सिफारिश के ऊपर किसी भी सूबाई हुकूमत को काम करना होता है तो वो मरासला बाकायदा तौर पर वफाक की जानिब से आते हैं, ऑफिशियली कन्वे किया जाता है, इन राइटिंग आता है और फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट कंसिडर करने के बाद फैसला करती है। अर्शद साहब, मैंने तो बुनियादी नुक्ता पिछले हफ्ते उठाया यही था कि ये जो चीनी का पूरा स्कैंडल था, इसके जो सम्राट थे, इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो पीटीआई के अपने आसपास के लोग हैं। मैंने जो पॉइंट्स रेस किए थे वो ये रेस किए थे कि ये जो मलबा माजी की हुकूमतों पर डालते हैं ये गलत है। ये समझने की जरूरत है कि इस हुकूमत की बनाई हुई कमीशन ने खुद अपनी इस रिपोर्ट में बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान के अंदर चीनी का बहरान आने की वजूहात में एक बड़ी वजह जो थी वो चीनी की एक्सपोर्ट देने की परमिशन थी। चीनी को एक्सपोर्ट करने की परमिशन जो है वफाकी काबीना ने दी, जिसकी सरबराही वजीर आजम पाकिस्तान करते हैं। वफाकी काबीना को किसने सिफारिश की? ईसीसी ने की। किसकी थी? ईसीसी ने। वफाकी काबीना की, वजीर आजम की, ईसीसी ने। और ईसीसी को सिफारिश किसने की? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने की। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के इंचार्ज वजीर कौन है? वजीर आजम इमरान खान साहब खुद उसके इंचार्ज वजीर हैं, जिसके अप्रूवल के साथ ये तमाम एक्सपोर्ट की परमिशन दी गई थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर चीनी का फुकदान हुआ। और रिपोर्ट खुद कहती है कि तकरीबन 11 माह के अरसे में तकरीबन 40.5 अरब रुपए का फायदा जो है कुछ लोगों ने प्रॉफिटेरिंग की है या मार्केट मैनिपुलेशन से पैसा कमाया। तो मैं समझता हूँ इस सवाल का जवाब जो है वफाकी हुकूमत को देना चाहिए। दूसरी तरफ सब्सिडी के हवाले से ये बार बार माजी की हुकूमतों के ऊपर इल्जाम लगाते थे, तो मैंने ये भी गुजारिश की कि दस्तावेजात बड़ा कैटेगोरिकली शो करते हैं कि 2018 के बाद जो वाहिद हुकूमत पाकिस्तान की जिसने सब्सिडी दी थी चीनी के सेक्टर को, वो बोजदार साहब की हुकूमत है, वो पंजाब हुकूमत है। पंजाब हुकूमत ने सब्सिडी वर्बल इंफॉर्मेशन पे दी। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये फैसला साजी मुर्तज़ा वहाब साहब होती कैसे, क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कि जी कॉमर्स के मिनिस्टर भी वजीर आजम साहब हैं, तो क्या वजीर आजम के दस्तखत उस पे होते हैं? और अगर फाइनेंस ने अप्रूव की है तो उस वक्त तो असद उमर साहब थे गालिबन फाइनेंस के मिनिस्टर, और ईसीसी के 4 तारीख को फैसले हो रहे हैं, फिर उसके बाद 5 को हो रहे हैं। तो ये जबानी इंफॉर्मेशन कैसे पहुंच गई? सुबह 10 बजे जो पंजाब हुकूमत की कैबिनेट मीटिंग हुई, और आप बार बार काबीना का जिक्र कर रहे हैं, मैं तो इस रिपोर्ट में ढूंढ रहा था वफाकी काबीना का, तो मुझे कहीं नाम नहीं नजर आया कि वफाकी काबीना ने इसको अप्रूव किया हो। यहाँ तो ईसीसी का जिक्र है या पंजाब हुकूमत। और इससे सवाल यह है कि क्या ईसीसी के जो फैसले होते हैं, आपको अगर सूबा सिंध को आ जाए ईसीसी का फैसला तो वो काबिल अमल होगा, या जब तक उसकी काबीना वफाकी काबीना अप्रूवल नहीं देगी वो फिर फैसला बनता है? ये बड़े आपने इंपॉर्टेंट सवाल उठाए। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि इस रिपोर्ट में कहीं पर वफाकी काबीना का जिक्र नहीं है। और वफाकी काबीना का क्यों जिक्र नहीं है? क्योंकि वफाकी काबीना की सरबराही वजीर आजम इमरान खान साहब करते हैं, तो नेचुरली खान साहब को बचाने का कोई ना कोई तरीका तो निकालना चाहिए था। लेकिन कहते हैं ना कि इंसान जब कोई चीज छुपा रहा होता है तो गलती कर जाता है। इसीलिए इस रिपोर्ट के अंदर सफा नंबर 322 के ऊपर वो समरी लगी हुई है ईसीसी की, जिसके अंदर कॉमर्स डिवीजन की समरी में सेक्रेटरी साहब ये चीज मेंशन करते हैं कि ये समरी वजीर आजम की मंजूरी के बाद, वजीर आजम की इजाजत के बाद समरी मूव की जा रही है। तो कागज ऑन रिकॉर्ड मौजूद है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत होती है कि क्यों इस समरी के बारे में कोई फाइंडिंग नहीं दी गई,
क्यों वजीर आजम को क्वेश्चन नहीं किया गया, क्यों इस बारे पर कोई डेफिनेटिव फाइंडिंग कमीशन ने नहीं दी। दूसरी चीज मुस्तफा साहब, मैं आपको एक अगर इजाजत दें थोड़ा सा फैक्चुअल कुरेक्शन कर दूं। फैक्चुअल कुरेक्शन, आपने सफा नंबर 322 का जिक्र किया, ये सफा नंबर 323 पे है, अगले सफे में समरी शुरू 322 पे होती है। 323 का पैरा 6 है कि प्राइम मिनिस्टर in charge for commerce has seen and approved submission of summary to the ECC of the cabinet. जी 322 पे अरशद साहब ECC का अप्रूवल है और 323 के ऊपर ये समरी है। आई एम सॉरी, थैंक यू फॉर द करेक्शन। बट दूसरी बात जो आपने बड़ी अहम की कि ECC का फैसला अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस जब तक वफाकी काबीना उसको रेटिफाई नहीं करती है, वो फैसला जो है वफाकी काबीना का फैसला नहीं होता। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला कर चुकी है कि फेडरल गवर्नमेंट मींस द कैबिनेट, और कैबिनेट ने फैसला 6 दिसंबर को किया था। और आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया कि जब तक वफाकी काबीना फैसला नहीं करती वो फैसले के ऊपर अमल दरामद करना इम्पॉसिबल है। बट अनफॉर्चुनेटली जिन लोगों को इन फैसले से शायद बेनिफिट लेना था, जिन लोगों को ये सब्सिडी लेनी थी, जिनको ये बेनिफिट लेना था, उन्होंने वर्बली ये बात कन्वे की उस्मान बोजदार साहब को, और 6 तारीख की सुबह को उस्मान बोजदार साहब ने इस बात की भी अप्रूवल दे दी। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, अगर आप इस रिपोर्ट का पैराग्राफ नंबर 246 पढ़ें तो उस पैराग्राफ के अंदर उस्मान बोजदार साहब कह रहे हैं कि मुझे कोई रिकलेक्शन नहीं है इस मीटिंग के बारे में कि 6 दिसंबर को कोई मीटिंग हुई भी थी या नहीं हुई थी। तो मैं समझता हूँ ये बड़े अहम सवाल हैं जो इस रिपोर्ट के अंदर रेज होते हैं, जिसको मैं एक हफ्ते से रेज कर रहा हूं, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत की जानिब से, शहजाद अकबर साहब की जानिब से कोई खातिर खा जवाब इस हवाले से नहीं आया है। तो यानी कि आपका मुतालबा होगा कि उस्मान बुजदार साहब ये बात बताएं कि उन्हें ज़बानी ये इंफॉर्मेशन किसने दी, और 246 में तो मेरे ख्याल उन्होंने अक्लमंदी दिखाई है कि उन्होंने कहा है कि जनाब मुझे तो इस हवाले से याद ही नहीं रहा। द सीएम पंजाब स्टेटेड दैट ही डिड नॉट रिमेंबर दिस मीटिंग एट ऑल, जबकि इसके मिनट्स वहां पे लगे हुए हैं कि सुबह 10 बजे पंजाब काबीना की ये मीटिंग हुई। देखें, वो हर इंसान अपनी जात से ही सच्चा होता है, तो बोजदार साहब शायद अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, अपने आप को या जिस शख्स ने उन्हें ये जबानी इंफॉर्मेशन दी कि इन एंटिसिपेशन हम ये अप्रूवल दे देंगे और आप ये काम कर दें, ये पॉसिबल है? ये चीज भी हो सकती है, लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये कि ECC के अंदर बोजदार साहब नहीं बैठते। ECC के अंदर कोई सूबाई हुकूमत का नुमाइंदा नहीं है। ECC की सरबराही उस जमाने में असद उमर साहब कर रहे थे, उसमें रज़ाक दाऊद साहब थे। तो नेचुरली अगर ये इंफॉर्मेशन लीक हुई, ये इंफॉर्मेशन कन्वे की गई हुकूमत की जानिब से या किसी और शख्स की जानिब से, तो किसी ने उसको वो इंफॉर्मेशन दी होगी। और आपने माजी में देखा है कि वफाकी हुकूमत की बहुत सारी इस तरह की ऑफिशियल मीटिंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे शुगर इंडस्ट्री से वास्ता रखने वाले अशखास जो हैं मीटिंग्स को अटेंड करते थे और फैसला साजी में इन्वॉल्व होते थे। क्या मुर्सद साहब, बतौर वकील आपसे सवाल करना चाहूंगा, ECC के फैसलों की बुनियाद बना के क्या पंजाब हुकूमत ये अप्रूवल दे सकती है? नहीं, मैं समझता हूं हर हुकूमत जो है वो इंडिपेंडेंट है। हर हुकूमत वर्बल इंफॉर्मेशन और सिर्फ ECC के फैसले पे सूबाई हुकूमत दे सकती है अप्रूवल? नॉट एट ऑल। मैं समझता हूं ECC की कोई आईनी हैसियत नहीं है। अरशद साहब, आईने पाकिस्तान में वर्ड इस्तेमाल हुआ है वफाकी काबीना, फेडरल गवर्नमेंट, ECC का जिक्र नहीं है। रूल्स ऑफ बिजनेस भी ये कहते हैं कि ECC के जो फैसले हैं उसकी तौसीक करनी होती है पहले वफाकी काबीना को, उसके बाद उसके ऊपर अमल दरामद हो सकती है। जब तक उसकी रेटिफिकेशन वफाकी काबीना नहीं करती, उन फैसलों की कोई कानूनी वुकत नहीं है। मुर्तज़ा साहब, बहुत शुक्रिया आपके सामने रखने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पे एक वक्फा लेंगे और कोशिश करेंगे कि इन्हीं मामलात पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वफाकी काबीना कैबिनेट का भी मौक़िफ़ हासिल करें एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर बराए बहरी और साहिली अमूर अली ज़ैदी साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। आज जो NCC के फैसले आए हैं, क्या ये कहना मुनासिब होगा कि दुनिया जो काम अब कर रही है और जो आज हमने फैसले लिए, वज़ीर आज़म ने कहा मैं लॉकडाउन इस तरह का नहीं चाहता था, और जो वज़ीर आज़म की विजन है दुनिया अब उसी तरफ आ रही है सारी?
अरशद, ये आज आपने कोई नई वजारत बना दी है, बहरी भी और साइली भी, तो ये पता नहीं किसको आपने नाराज कर दिया ये कह के, लेकिन चले सुबह देखते हैं आपने किसको नाराज किया है, क्योंकि या तो बहरी होगी या साइली होगी, अगर दोनों होगी तो फिर बाकी क्या करेंगे। देखिए वो कहा जाता है ना, एट सी समवन इज एट सी, तो अब ये समुंदर आपके पास है तो उसके आप जो भी निकालने चाहे आप साहिल पे या समुंदर में, ये तो आपको बेहतर पता होगा। लेकिन एट सी का मतलब तो होता ना कि पता कुछ नहीं है, एट सी एंड इन कंट्रोल। अच्छा, सॉरी मेरी अंग्रेजी थोड़ी सी कमजोर है। नहीं, मुझसे बेहतर है। अच्छा, आपका सवाल। जी सर। पहले दिन से प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो बात की, पहले दिन से जब ये कोरोना शुरू हुआ उस वक्त से वो ये कहते थे कि इसको इंटेलिजेंटली हैंडल करना है, ये बिल्कुल सारा कुछ बंद करके, और ये बंद करके हुआ। मैं तो कराची में हूँ तो मैं कराची की बात आपसे बता देता हूँ, क्योंकि मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया कि ज़बरदस्त यहाँ क्लिफ्टन डिफेंस वगैरह में ज़बरदस्त लॉकडाउन था। लेकिन जब मैं वापस आया, इस्लामाबाद था, जब मैं यहाँ वापस आया तो मैंने 5-6 एहसास सेंटर्स का दौरा किया। ये जो एहसास सेंटर्स थे ये क्लिफ्टन डिफेंस में तो नहीं लगे हुए थे, ये औरंगी टाउन में और कटी पहाड़ी में और कोरंगी में और शाह फैसल में जो वहाँ लगे हुए थे। एक एहसास सेंटर की कोई जगह ऐसी नहीं थी जहाँ के गलियों में लोग बाहर घूम नहीं फिर रहे हों और सारा खुला ना हो। 4-5 दिन पहले मेरा इत्तेफाक हुआ जाने का, थोड़ा इंटीरियर की तरफ, ज़्यादा इंटीरियर में नहीं, गारों तक, बीच में जितने बाजार थे वहाँ तो किसी के पास मास्क भी नहीं थे, लोग ऐसे ही घूम रहे थे, 4-4 आदमी मोटरसाइकिल पे। देखें इसका तरीका पहले दिन से फ़र्क था। जब स्मार्ट लॉकडाउन का मतलब मैं समझा चुका हूँ। मैं एक दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ अपनी वजारत से कनेक्टेड। अगर मेरी वजारत के अंदर एक शोबा आता है डीप सी फिशिंग, उसमें हमने जो फिशरमैन थे उनको टेस्ट करके SOPs के मुताबिक समंदर में जाने दिया, तो 50-60 हज़ार आदमी चले गए जो जिनका सीजन ख़त्म हो रहा था। इसी तरह हर सेक्शन का एक स्मार्ट लॉकडाउन करना था। जो इन्होंने किया सिंध हुकूमत ने, वो तो तबाही के फेर दी उन्होंने। अच्छा, अब इनको सवाल पूछो तो इनके पास सवाल के जवाब नहीं है एक्सेप्ट इल्ज़ाम लगाने के। मैंने थोड़ा सा सेगमेंट देखा मुर्तज़ा अवाब साहब का कि मैं उनसे सवाल अगर पूछ लेता, मुझे ज़रा बता दें कि 18वीं तरमीम के बाद जो जिसको ये क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, जो कि इनकी अपनी लाइव है, उन्होंने कहा कि जी 18वीं तरमीम को प्राइम मिनिस्टर सहारा ले रहे हैं। आपके पास सूबों के पास पूरा हेल्थ का इख्तियार है, पूरा एजुकेशन का इख्तियार है, पूरा पुलिसिंग का इख्तियार है, लॉ इन्फोर्समेंट का इख्तियार है, और बहुत सारे इख्तियार डायरेक्टली प्रोविंसेस के पास 18th अमेंडमेंट के पास चले गए। आपकी हुकूमत 12 साल से कंसेक्यूटिव बैठी है, और उससे पहले भी सिंध में हुकूमत करती आई है। जो लोग आपके साथ आज हैं वो पहले दूसरी हुकूमत भी थे, इन पावर थे। चलें, वो तो लोग स्विच करते रहते हैं कोई भी, लेकिन ज़रा समझा दें कि पिछले साल ही इन्होंने 114 अरब रुपए खर्च किए हैं हेल्थ पे। 114 अरब रुपए हेल्थ पे खर्च किए। इन्होंने ट्रामा सेंटर बनाने थे 42, इन्होंने एम्बुलेंस सर्विस लगानी थी। इनके पास सिंध के अंदर फाटा में भी है रेस्क्यू का नंबर 1122, सिंध में नहीं है। मुझे जरा ये समझा दें कि किसी ने इनको रोका था? इनका अपना कोई एक लीडर, कोई एक आदमी, ऑफिस बेरर किसी सरकारी अस्पताल में नहीं जाता। जो JPMC के अंदर जो हमारी डॉक्टर बड़ी अच्छी खातून है, वो बेचारी काम वाम कर रही थी, वो भी जाके आगा खान में एडमिट हुई हैं, वो जो कि खुद JPMC को हेड करती हैं। माने जो बीमार हो फौरन पता चला जाए प्राइवेट अस्पताल, स्टिक लेके आके असेंबली में, जैसी बिल हो जाए स्टिक गायब। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, मैं अपने अगले इशू की तरफ भी आ जाऊं। आप माशाल्लाह से वफाकी वजीर हैं और ECC की आप मीटिंग में भी बैठते हैं, तो जो ECC के फैसले होते हैं क्या वो वफाकी काबीना के लिए रिकमेंडेशंस होते हैं? देखिए, ECC जो फैसला करती है वो मशावरत के साथ वो पर रेक्टिफाई होने जाती है कैबिनेट में। कई दफ़ा ऐसा होता है कि ECC के फैसलों के ऊपर कैबिनेट में जब वो आते हैं तो एक एक फैसला डिस्कस होता है। किसी को अगर ऑब्जेक्शन नहीं होता तो वो आगे कैबिनेट अप्रूव कर देती है। अगर किसी को सवाल जवाब करने होते हैं तो कैबिनेट वो सवाल जवाब करती है, या रेक्टिफाई करती है, या वापस ECC को भेज देती है। ये एक प्रोसेस है ECC के फैसलों का। राइट मिनिस्टर साहब, ECC के फैसले फाइनल सूरत हाल तभी इख्तियार करते हैं, बहुत से जो डिसीजन एज रिकमेंडेशन जाते हैं, कुछ डेफर हो जाते हैं, कुछ रिजेक्ट हो जाते हैं और कुछ अप्रूव हो जाते हैं। ये आपने बहुत अच्छी तरह इस हवाले से वाजे भी कर दिया। आप मुझे जहां तक याद पड़ता है और हमने रिपोर्ट भी किया है कि जो शुगर सब्सिडी की बात आती है, और शुगर इंक्वायरी की रिपोर्ट मेरे सामने पड़ी है कमीशन की, आप तो इसके खिलाफ थे। और ये जो फैसले हुए जिस तरह से सब्सिडी के, उस वक्त प्रिजाइड कौन कर रहा था इन ECC मीटिंग्स को? वजीर खजाना साहब कौन थे?
मेरे ख्याल में जब ये वाले फैसले हुए थे ईसीसी के, उस वक्त मैं ईसीसी का मेंबर नहीं था, क्योंकि मैं, आपको पता है, हुकूमत अगस्त में बनी थी, मैं 11 सितंबर को मैंने ओथ लिया था, और फिर मैं ईसीसी में मेरे ख्याल में नवंबर में मैंने आना शुरू किया, नवंबर या दिसंबर में। उससे पहले मुझे सिर्फ बुलाया जाता था। बिल्कुल, ये दिसंबर के फैसले 30 नवंबर, 4 दिसंबर। जी, तो मैं उस वक्त इन फैसलों में नहीं था ईसीसी में, लेकिन ये मेरी एक स्टेटेड पोजीशन रही है और मैं इसके ऊपर बात करते रहा हूं कि मैं सब्सिडी के इस खास तौर पे शुगर के खिलाफ रहा हूं। मुझे इसलिए समझ में नहीं आती कि जो ये हर साल सब्सिडीज बढ़ती रही है शुगर में, सब्सिडी कहते किसको हैं कि जी बाहर की कीमतें बढ़ गई हैं और हमारी कीमतें कम है और हुकूमत से आपसे डिफ्रेंशिएट को सब्सिडी करके आप ले लें, और ये सब्सिडी लेते रहते हैं और शुगर मिलें लगाते रहते हैं। माने अगर आप सब्सिडी हुकूमत से ले रहे हो, आपकी शुगर मिलें कैसे लग रही हैं? बिल्कुल ठीक है। एक शुगर मिल की ये सारे पॉइंट्स इस हवाले से आगे मुझे समझ में नहीं आती। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, नॉर्मली कभी आपने कोई गरीब शुगर मिल वाला देखा है इस मुल्क में? बिल्कुल भी नहीं। बहुत प्रॉफिटेबल कारोबार है, क्योंकि हुकूमत बिलियंस की सब्सिडी देती है और इनकम टैक्स शहजाद अकबर साहब ने बताया कि 10 अरब का देते हैं। एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज और सॉरी, इन द शुगर, देखें जो चीनी का शुगर का कारोबार है, ये सारा का सारा, मोस्ट ऑफ इट इज कैश बिजनेस। ये फार्मर आता है, वो कैश लेता है, ये कैश बिजनेस है। लेकिन अगर आपको याद हो, एक ओमनी ग्रुप की भी जीआईटी बनी थी और ये भी बनी है। इस कैश बिजनेस में सारे के सारे बेनामी होता है, क्योंकि जो शुगर मिल वाला होगा ना, उसके सेफ में कैश नहीं होगा, उसके सेफ में चेक बुकें होंगी उन लोगों की जो कभी शहतूत वाला। बिल्कुल, ये कमीशन ने काफी सारी चीजें इस तरह की भी आइडेंटिफाई की हैं। जीआईटी रिपोर्ट, ओमनी ग्रुप की भी मंजर आम पे। सवाल मैं इस हवाले से आपसे जो करना चाह रहा हूं कि वफाकी काबीना का इजलास नॉर्मली आपका ट्यूसडे को होता है। 6 दिसंबर 2018 को आपको याद पड़ता है कि सुबह 10 बजे इजलास हुआ था, या नॉर्मली 12, 1, 2, 3 बजे जो नॉर्मल टाइम है उसी टाइम पे इजलास हुआ था? ऑफ द टॉप ऑफ माय हेड आई डोंट रिमेंबर। लेकिन नॉर्मली 2-3 बजे इजलास होता है ना आपका काबीना का? नहीं, 11:30 बजे होता है। 11:30 बजे। आपने बहुत अच्छी बात की, 11:30 बजे होता है। तो इस रिपोर्ट के सफा नंबर 329 पे लिखा हुआ है कि चीफ मिनिस्टर पंजाब 6 दिसंबर को सुबह 10 बजे पंजाब काबीना की ये मीटिंग प्रिजाइड करते हैं और सब्सिडी का फैसला कर देते हैं। और पैराग्राफ नंबर 247 में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि ज़बानी इंफॉर्मेशन पे उन्होंने ये फैसला किया। और पैराग्राफ 246 में लिखा हुआ है कि जो उन्हें याद भी इस हवाले से नहीं। तो ये ज़बानी इंफॉर्मेशन किसने दी उनको, वज़ीर आला पंजाब को? देखिए, बड़े वैसे मजे की आपने बात की है अरशद। अक्सर ईसीसी के इजलास से पहले ईसीसी का एजेंडा टीवी पे चल रहा होता है। अक्सर कैबिनेट के इजलास से पहले कैबिनेट का एजेंडा टीवी पे चल रहा होता है। और मेरे ख्याल में जब मेरी और आपकी जो पिछला शो किया था, इसके ऊपर आपने मुझे सवाल भी पूछा था और मैंने आपसे एक ये कहा भी था कि ये कैबिनेट का एजेंडा या ईसीसी का एजेंडा या मिनट्स लीक हो जाते हैं समटाइम्स बिफोर द कैबिनेट मीटिंग। हाँ, इस पे तो शिकायतें भी लगाते रहे हैं, जिसमें आपका भी मेहरबान नाम लेते हैं कि आप भी साफियों के खिलाफ शिकायतें लगाने वालों में शामिल हैं और दीगर गुजरा भी कि जी लीक कैसे हो जाता है। और आपकी काबीना में बैठ के एक नए SAPM आए हैं, जनरल आसिम बाजवा साहब, उनको कहा गया जी चेक करेंगे कौन कौन लोग हैं काबीना में जो साफियों को लीक करें। ये तो आपका मसला है, आपका नहीं। ये भी पता है, ये जाहिर बात है, जब वाला फैसला किया लीक कैसे हो रही है, तो ये खबर भी लीक हो गई। तो साफियों का काम है खबर। मैं सवाल की तरफ आना चाह रहा हूं। मिनिस्टर साहब, आपने कहा टीवी पे एजेंडा आ जाता है। मैंने अपना कैलेंडर खोल लिया उस दिन का, थर्सडे का दिन था 2018। मीडिया की बेसिस पे फैसले करते हैं, उसको आप वर्बल इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। सरकारी काम मीडिया की इंफॉर्मेशन पे लेके देख के पंजाब हुकूमत फैसले करती है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अगर ईसीसी का फैसला, ईसीसी उससे पहले हुई होगी जी, ईसीसी उससे पहले हुई 4 को, लेकिन आपने बताया कि ईसीसी का फैसला हैज टू बी रेटिफाइड, जिसपे के काबीना की मोड़ लगनी है। मोड़ लगने से पहले सुबह 10 बजे किस शख्स ने जबानी तौर पे वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को बताया कि ना आप कर दें, हम बैठ के अपनी काबीना में ये अप्रूव कर देंगे? कौन शख्सियत हो सकती है? ढूंढ के निकाल लेंगे और बचेगा नहीं जो भी था या थी। क्या ये इन्वेस्टिगेट होगा? 100% होना चाहिए। होगा कैसे नहीं, होना चाहिए। ये तो अभी खत्म तो नहीं हुई है कहानी, ये तो कहानी चल रही है। जस्ट फॉर द रेफरेंस, फोर्थ को ट्यूसडे को जो ईसीसी हुई थी उसमें मैं नहीं था। हाँ, कैबिनेट में मैं था, 11:30 बजे हुई थी। सुबह 7 बजे की फ्लाइट लेके गया था, तो मैं 11:30 की कैबिनेट में था। बिल्कुल ठीक है। और सफा 329 पे लिखा हुआ है minutes of the meeting to review issue of farmers and sugar, meeting of the issues of sugar sector, Chief Minister Punjab
on 6 December at 10 a.m. in the committee room of Chief Minister ऑफिस, जिन्होंने ये 10 बजे अप्रूव की और आपने कहा 11:30 बजे मीटिंग वफाकी काबीना की शुरू हुई। यहां पे नाज़रीन वक्फा लेते हैं, उसके बाद दोबारा आपकी खिदमत में आते हैं। और सवाल ये भी बनता है कि शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट तो आ गई, तो चीनी की कीमतें अभी तक कम क्यों नहीं हुई? इस पर भी वफाकी वजीर साहब का मौकिफ लेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर अली ज़ैदी साहब ने यह कंफर्म किया है कि 6 दिसंबर को वफाकी काबीना की मीटिंग 11:30 बजे हुई थी और वो 11:30 बजे वफाकी काबीना की मीटिंग में पहुंचे थे। तो सफ़ा नंबर 329 शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पे जो पंजाब कैबिनेट ने सुबह 10 बजे की मीटिंग चीफ मिनिस्टर ने ज़बानी इंफॉर्मेशन पे ये फैसला कैसे किया, वफाकी वजीर साहब कहते हैं ये भी मालूम किया जाएगा। और ज़बानी इंफॉर्मेशन देने वाला कौन था और वफाकी हुकूमत के काम टीवी की खबरों से देख के नहीं होते। अगर एजेंडा इनकेस लीक भी हो गया था तो क्या मिनिस्टर साहब उस शख्स को बजाय इसके सहाफ़ियों की सोर्सेज चेक करें कि वहां का आ रही है, यहां जहां बिलियंस के फायदे होने और ज़बानी इंफॉर्मेशन लीक होती है, इन लोगों को कब तक आप बेनकाब करेंगे या जनरल आसिम बाजवा की ये ड्यूटी लगाएंगे सहाफ़ियों को छोड़ के इन लोगों को जरा पकड़े जिन्होंने अरबों का नुकसान किया है? मेरे ख्याल में ये इंक्वायरी पूरी FIA देख रही है अरशद, और FIA की इंक्वायरी में ये पता चल जाएगा कि ये भी पता चल जाएगा इंशाल्लाह। FIA की इंक्वायरी तो सर खत्म हो गई है। अब तो आपने नेक्स्ट एक्शंस लेने हैं जो आपने लास्ट काबीना में डिसाइड किया। बैरिस्टर शहजाद अकबर को टास्किंग की गई। अब तो क्या FIA, SCCP, NAB ये सारे अलग अलग शुगर मिल्स को देखेंगे, रिकमेंड होंगे केसेस? नहीं देखिए अरशद, ये अभी एक इंक्वायरी की रिपोर्ट आ गई। अब इस इंक्वायरी की रिपोर्ट के बेसिस के ऊपर एक्शन होना है। एक्शन क्या होना है वो एक्शन, अच्छा और सवाल जवाब भी होने, जो कुछ भी होना है। अगर आप, मुझे समझ आ रहा है कि आपका इशारा ये है कि किसी ने, मेरे ख्याल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि मैं नहीं कहना चाह रहा सर, या किसी ग्रुप ने, रिपोर्ट पढ़ लें। नहीं रिपोर्ट नहीं एग्रीड ना कि जी 11:30 बजे मीटिंग होनी थी, लेकिन ECC की मीटिंग में ये अप्रूव हो चुका था पहले, और किसी ने पहले बता दिया कि आप ये कर लें क्योंकि ये काबीना अप्रूव कर देगी। लेकिन मजे की बात है फेडरल गवर्नमेंट ने तो सब्सिडी दी कोई नहीं, वो सिर्फ पंजाब गवर्नमेंट ने दी। तो वो पंजाब गवर्नमेंट बिल्कुल 6 तारीख का जो फैसला उसमें यही कहा गया कि सूबे सब्सिडी दे दें, और इन एंटीसिपेशन ये पहले वर्बल इंफॉर्मेशन पहुंच गई। एक और सवाल जो पाकिस्तान का आम शहरी जो कि इतना अमीर नहीं और वजीर आजम उन गरीब लोगों की बात करते हैं जो कि चीनी खाते हैं, आटा इस्तेमाल करते हैं, और ये क्रेडिट वजीर आजम को जाता है कि दोनों रिपोर्ट्स आ गई हैं, चीनी की भी गंदम की, कीमतें इनकी कम नहीं हो रही, इसकी क्या वजह है? मैं बताऊं उसका सोल्यूशन जी। एक मेरी नजर में सोल्यूशन है जो कह देंगे और कई दफा शायद हो भी सकता है डिस्कस, इसकी भी इंपोर्ट खोल दें, बराबर हो जाएगा। अच्छा इंटरेस्टिंगली जो आज हिंदुस्तान में चीनी की कीमत है और पाकिस्तान में चीनी की कीमत है बराबर है। अच्छा लेकिन पाकिस्तान में चीनी की कीमत कम हो सकती है इसलिए कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है। इंटरेस्टिंगली ये है कि 3 महीने चीनी क्रश होती है, बाकी 9 महीने वो वेयर हाउसेज में होती है, फिर वहां से बिकती है। ये एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। लेकिन जो मिडल मैन है, जो ब्रोकर्स हैं, उनके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बिकॉज एक तो ये क्योंकि मिडलमैन जो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, ये मिल जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। जो ब्रोकर्स होते हैं ये मिल जाते हैं शुगर फैक्ट्री के साथ। कमेटीज का मैकेनिज्म मौजूद है, ये रिपोर्ट्स आ गई, वीट की रिपोर्ट भी आ गई। एग्जैक्टली जो प्राइस कंट्रोल कमेटी का जो हिसाब किताब है और जो DCs हैं जो अपने इलाकों में, उनको चेक करना चाहिए और ये होना चाहिए, छापे मारने चाहिए, पकड़ना चाहिए। जब तक हम किसी को सजा नहीं देंगे तो ये कंट्रोल में नहीं आएगी, और इंशाल्लाह देंगे। जब तो यहां तक पहुंचे तो वहां भी पहुंचेंगे, फिक्र ना। कॉमर्स मिनिस्ट्री का इस सारे घोटाले में क्या रोल है? देखिए डेटा जो था वो ये कह रहा था, आपको ये भी पता होगा कि मैंने डेटा के ऊपर भी क्वेश्चंस हमेशा उठाए ECC में, कि जो डेटा देता है, जिस डेटा के ऊपर आप मिनिस्टर्स और पूरी ECC से या कैबिनेट से फैसले करवाते हो, उस डेटा की वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि somebody has to own the data। और अगर वो डेटा वेरीफाइड और ओन्ड है और उसके बाद अगर कोई फैसला गलत हो तो somebody has to be taken to task अगर डेटा गलत है। तो मैंने हमेशा डेटा के ऊपर भी बात की है। लेकिन ये तो शुगर मिल्स का डेटा था, हुकूमत का डेटा तो था नहीं रिपोर्ट के मुताबिक। सो देयरफॉर फैसले अगर इस तरह के हुए शुगर मिल्स के डेटा पे हुए, लेकिन शुगर मिल्स का डेटा शुगर केन कमिश्नर से शुरू होता है। अब शुगर केन कमिश्नर भी किसके लगाए हुए? देखें अरशद, ये सिस्टम नया नहीं है, ये तो कब से होता चला आ रहा है। हमारे पास तो एक दफा हुआ तो खाकान अब्बासी ने 15.5 बिलियन तो उसने दिए हैं। और ये सिस्टम उसी चलता आ रहा है, और अब इस सिस्टम में बहुत